जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के बारे में। यानी कि जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ इंग्लिश का, जो कि सत्र 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन पेपर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा यह क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। यानी बोर्ड ने खुद बताया है कि जो क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 70 का है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है ये 70 नंबर का है। ओके, और टाइम है आपका 3 घंटे 15 मिनट। यानी इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे दिया है जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कुछ सामान्य निर्देश। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो सामान्य निर्देश होते हैं एक पेपर का, उसको दिया है। देखिए, लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी जितने भी छात्र हैं, उनको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। ये आप लोगों को पता भी होगा। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी जितने भी क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन पेपर में, वो सभी के सभी क्या है, जरूरी हैं। ओके, देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं, यानी पार्ट ए है और पार्ट बी है। अब देखिए, लिखा है कि पार्ट ए कॉन्सिस्ट ऑन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। यानी कि जो पार्ट ए है वो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों पे क्या है, आधारित है। और जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आधारित है और एक एमसीक्यू 1 नंबर का है। यानी कि जो एक आपका क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहने वाला है। ये पार्ट ए में होगा आपका। अब देखिए, दूसरा दिया है कि रीड द क्वेश्चन पेपर वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन ओएमआर शीट, डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। यानी कि क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और प्रत्येक क्वेश्चन का ओएमआर शीट पे क्या कीजिए, गोला कीजिए। और उसको एक बार गोला करने के बाद आप उसे कट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, और ना ही वाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, पार्ट बी कंसिस्टेंस ऑन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी कि जो आपका पार्ट बी रहने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि लिखने वाला। ओके, यानी कि इसमें आपको लिखने का राइटिंग वाला है, और ये आपका क्या है, एमसीक्यू है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। अब देखिए, मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स निर्धारित है। यानी कि कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके सामने लिखा रहता है। देखिए, आप ये तो आपका मेनू था कि इसमें बताया गया था कि कैसे आपका मतलब एग्जाम होगा, क्या क्या इसमें रहता है पेपर में। अब देखिए, आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब चलिए, इस पेपर को क्या करते हैं, हल करते हैं, और आपको सिखाते हैं कि कैसे इस पेपर को हल किया जाता है। देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे किस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पार्ट ए आ गया। यहाँ पे आपका पार्ट ए क्या है, स्टार्ट है। अब देखिए, पार्ट ए जैसे ही स्टार्ट होता है तो पार्ट ए में देखिए लिखा आपको मिलेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। यानी कि जो ये आपको पैसेज मिल रहा है, जो आपको पैसेज आपको दिख रहा है, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी अनसीन पैसेज होते हैं, जैसे कि आपने इस पैसेज को कभी देखा नहीं है, ये पैसेज आपके सामने पहली बार पढ़ा है, यानी कि ये अनसीन पैसेज है, बिना देखा हुआ पैसेज। तो देखिए, पहले हम पैसेज को नहीं पढ़ते हैं। आप एग्जाम देंगे या हाफ ईयरली एग्जाम देंगे, आपको पहले ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ से यहाँ तक पैसेज क्या करना है, पढ़ लेना है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी के बाद क्वेश्चन को मतलब कि पैसेज को पढ़ना है, ताकि आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड। अब क्वेश्चन पढ़िए कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, इट इज टू लो। यानी कि हम उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ होते हैं। इट इज टू लो, जो स्वर में बहुत धीमी होती है। इट इज टू हाई, जो ध्वनि में बहुत तेज होती है। इट इज टू नॉइजी, यानी कि जो बहुत ही शोरगुल वाली होती है। बोथ ए एंड बी, मतलब कि ए और बी दोनों इसमें दिया है। देखिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया और क्वेश्चन का मतलब समझ लिया। अब देखिए, हम इसको ऊपर पढ़ेंगे। अब देखिए, ऊपर लिखा है कि
दिस इज द ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक। एक्सट्रीम का मतलब होता है चरम, यानी किसी भी चीज़ की सीमा एक होती है। जैसे कोई वस्तु बहुत कम से कम हो सकती है या अधिक से अधिक हो सकती है। जैसे आप ध्वनि को ही ले लीजिए, ध्वनि बहुत तेज भी हो सकती है और ध्वनि बहुत कम भी हो सकती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा ध्वनि का जो बहुत अधिक होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो बहुत लो होगा। तो देखिए इसमें दिया है कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, यानी कि जो चरम होता है, जो निगेटिव एक्सट्रीम होता है और जो पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि चाहे अब देखिए इसमें दिया है कि व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इज टू लो स्लो वी डू नॉट सी देम, यानी कि जो लाइट का वाइब्रेशन होता है वो बहुत स्लो हो तो भी हम उसे नहीं देख सकते हैं। नॉर डू वी सी देम वे, मतलब कि देम व्हेन दे आर टू रैपिड, यानी कि जो लाइट का, अगर जो लाइट स्लो भी रहती है, लाइट का जो कंपन होता है स्लो भी रहता है वाइब्रेशन, तब भी हम उसे नहीं देख सकते हैं, और बहुत अधिक हो तब भी हम उसे क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ओके, अब देखिए वेरी हाई डू नॉट हियर इट आइदर। ओके, और लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस, यानी कि देखिए कहने का इसका मतलब है कि अगर जो कोई लाइट रहती है बहुत स्लो रहेगी तभी हम उसे नहीं देख पाएंगे, और बहुत तेज रहेगी तभी हम उसे क्या करेंगे, उसकी तरफ नहीं देख पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि सो विथ साउंड, मतलब कि ऐसा भी, मतलब ध्वनि के साथ भी ऐसा ही होता है कि व्हेन वेरी लो इन पिच, जब ध्वनि बहुत पिच में बहुत लो होती है, यानी कि उसका साउंड बहुत कम होता है, वी डू नॉट हियर इट, हम उसे नहीं सुन पाते हैं। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, यानी कि जब ध्वनि बहुत तेज होती है तब भी हम उसे नहीं सुन पाते हैं, और बहुत धीमे होती है तब भी हम उसे नहीं सुन पाते हैं। मेन कंक्लूजन यही था कि कोई भी एक्सट्रीम होता है, अगर जो पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो क्या होता है, दोनों सिमिलर होते हैं, यानी कि ध्वनि बहुत तेज हो तब भी नहीं सुनाई देगी और बहुत धीरे हो तब भी नहीं सुनाई देगी। जैसे कि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है तो भी हम उसको ऊपर नहीं देख पाते, और बहुत स्लो भी कोई अगर जो होता है जहाँ प्रकाश, तभी हम वहाँ नहीं देख पाते। तो सेम यही कंडीशन है, इस पैसेज में यही बताया गया है। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे जाके अपने सेटिंग से। ओके, देखिए अब दिया है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ रहेंगे यदि वह ध्वनि बहुत लो रहेगी और बहुत हाई रहेगी। अभी आपने पैसेज में पढ़ा कि अगर बहुत लो भी रहेगी तब भी नहीं सुन पाएंगे, बहुत हाई भी रहेगी तब भी नहीं सुन पाएंगे, यानी बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों क्या, ए वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ए वाला ऑप्शन भी रहेगा तब भी नहीं सुन पाएंगे और बी वाला रहेगा तब भी नहीं सुन पाएंगे, यानी कि दोनों में सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें जो डी ऑप्शन है आप OMR में उसको टिक करेंगे, ये नहीं कि देखा कि जो लो है उसको आली जल्दी से टिक कर दिया, आपको पूरा पैसेज को आराम से पढ़ना है और उसके बाद से टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए एक एक क्वेश्चन को समझाने और समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है कि द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स, द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स, जैसे कि जो दो एक्सट्रीम होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि दो जो चरम होती है, जो सीमा होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी चीज़ की सीमा होती है, जैसे कि साउंड बहुत तेज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी क्या होती है, एक पॉजिटिव स्ट्रीम है, एक निगेटिव स्ट्रीम है, इसके बारे में बताया गया है कि देखिए एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव। इसमें बोला है पहला वाला कि जो एक्सट्रीम पॉजिटिव है वो एक्सट्रीम निगेटिव से क्या है, बेहतर है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, किसी भी चीज़ को पा जाना क्या है, सही नहीं है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशंस ऑल ऑफ एबव, देखिए इसमें दिया है जो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें लिया है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, यानी दोनों ही परिस्थितियों में हमें क्या होता है, सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे कि एक्सट्रीम का मतलब आप मैंने बताया कि चरम होता है, यानी कि ध्वनि बहुत तेज हो तब भी नहीं सुनाई देती और बहुत धीमे हो तब भी नहीं सुनाई देती, यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है, दोनों ही परिस्थितियों में सेम रिजल्ट यानी सेम फल आपको प्राप्त होता है, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी कि इस जो पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्लो का उल्टा है, यानी स्लो यानी धीमे होता है, तो जो इसका तेज क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी जो रैपिड होगा, आपको दिख रहा है रैपिड क्या होगा,
सही ऑप्शन होगा, यानी कि अपोजिट का क्या होता है, स्लो का तो रैपिड होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे आपको देखिए लिखा है और ग्रामर पोर्शन से दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चंस भी बहुत हाई लेवल के होते हैं। अभी मतलब कि 10th में तो हाई लेवल के नहीं मिलेंगे, 12th में तो और हाई लेवल के मिलते हैं। जैसे कि दिया है कि आई, और यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ दिया है, आई देयर विथ माई पेरेंट। अब इसमें आपको क्या भरना है, आपको पता करना होगा। क्या आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट, की आई वेंट देयर माई पेरेंट विथ माई पेरेंट, की आई हैड गोन दियर विथ माई पेरेंट। देखिए कोई अगर जो तेज बच्चा होगा तो उसको लगेगा कि ये भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, और कुछ लोगों को लगेगा कि क्या होगा, हैड गोन सही है, वेंट सही है, विल गो सही है। और मैं आपको बताऊं कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ओके, क्योंकि कोई भी कार्य किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे कि आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा, इसमें बोल रहा है कि आई विल गो, मैं जाऊँगा। और आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया। और आई हैड गोन देयर विथ माई पेरेंट। देखिए इन तीनों, ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों सही हो रहे हैं, जिसको भी आप लगाएंगे वो सूटेबल बैठेगा। तो इसमें ऑल ऑफ एबव, यानी कि तीनों क्या है, करेक्ट हैं, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, यानी कि जितना भी ऑप्शन दिया है ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही है। तो आपको किसी एक को नहीं देखना है, आपको तीनों को मिलाना है। अगर तीनों सही दिख रहे हैं तो इसको क्या करिए, टिक कर दीजिए। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा इसको आप OMR में गोला करेंगे डी वाले को, कि डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि सभी के सभी इसमें क्या है, ऑप्शन सही हैं और सही हैं। तो इसमें दिया है कि ऑल ए बी सी, यानी जो ए है, बी है, सी है, क्या है, सभी के सभी क्या है, सही ऑप्शन है। तो आप डी को टिक करेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। देखिए इसमें तो आपको समझना पड़ना नहीं, इसमें आपको वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे दिया है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि आप बहुत नए नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके मतलब कि यू आर मतलब आप हैं, क्या हैं, क्या आप कर्टियस हैं, कि कॉन्शियस हैं, कि केयरलेस हैं, कि क्यूरियस हैं। क्या आप केयरलेस मतलब लापरवाह, क्या आप लापरवाह हैं। तो देखिए आपको क्यूरियस का अगर जो मतलब पता होगा तो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। तो जो बहुत नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, यानी जो भी बच्चा चाहे जो भी लोग बहुत नए नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, यानी कि जिज्ञासु होते हैं। तो इसमें क्यूरियस और ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्यूरियस इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड विद वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए इसमें दिया है कि जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको रेरेंज यानी अरेंज करना है, इसको रेरेंज यानी अरेंज, इसको अरेंज करना है कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो माई टॉय लव टू शेयर हिज ब्रदर, ये तो देखते ही गलत लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। ब्रदर लव्स हिज टॉय टू माई शेयर, ये भी गलत है, टेंस ही नहीं बैठ रहा है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, यानी कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये वाला ऑप्शन क्या हम लोग का सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि इस शब्दावली में जो जितने भी 4 शब्द दिए गए हैं, इस शब्द में कौन सा गलत है। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कौन सा शब्द इसमें गलत है। तो देखिए इसमें एक कॉमन सी ट्रिक भी लगा सकते हैं आप, और इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि एविडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंडेंस, एक्यूटेंडेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी अटेंडेंस लिखा है तो यहाँ पे ANCE, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ANCE। आप कॉमन सा दिमाग लगा सकते हैं कि ये तीनों सिमिलर हैं तो ये तीनों क्या होंगे, सही होंगे। और एक गलत होगा तो कौन सा गलत होगा, ऑडियंस, ABUNDENC इसमें दिया है, यानी कि सबसे अलग जो होगा वो सबसे क्या होगा, गलत होगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट किसी भी ऑप्शन में एक ही गलत होता है और 3 क्या होते हैं, सही होते हैं। तो ये तीनों आपको एक जैसे दिख रहे हैं, यानी तीनों क्या होंगे, सही होंगे, और ये क्या होंगे, पहला वाला सही होगा। कभी कभी अगर जो आपको क्वेश्चन ना आए तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ओके, देखिए 8वां है कि ही जंप्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि ही जंप्ड विद द वेल टू सेव ड्राइंग गर्ल। अब इसमें पूछा है कि क्या इन रहेगा, इनटू रहेगा, फ्रॉम रहेगा, एट रहेगा। फ्रॉम और एट तो वैसे ही नहीं रहेंगे, तो दोनों खत्म हो गए।
अब इन और इनटू में फ़र्क करना आपको। तो ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्रोइंग गर्ल, यानी डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वो क्या किया, मतलब कि कुएं में कूद गया। वेल यानी कुआं। अब देखिए जैसे ये आपका ख़त्म होगा तो यहाँ पे फिर आपको एक पैसेज मिलेगा। अब देखिए ये पैसेज आपका सीन पैसेज रहेगा, यानी कि ये आपके बुक से मिस्टर किसिंग, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपको दिया होगा अन्य फ्रैंक के बारे में, तो उसमें आपको ये मिला होगा मिस्टर किसिंग वगैरह के बारे में आपने जाना होगा। तो देखिए सीन पैसेज है, मैंने इस पैसेज को नहीं पढ़ा, आप भी अगर जो मन करे तो पढ़ सकते हैं, या अगर जो आपको पूरा पार्ट वैसे ही याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। बट आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आराम से इस पैसेज को। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इसके करा रहा हूँ। ओके, देखिए नवा क्वेश्चन दिया है कि इन अन्यज पोयम, यानी कि अन्य के पोयम में द डकलिंग एंड फादर स्वाइन सिम्बलाइज, यानी कि जो अन्य का पोयम है, जो अन्य ने पोयम लिखा है, अन्य वाला जो पोयम है उसमें जो द डकलिंग एंड फादर स्वान क्या किसको संकेत दे रहे हैं, यानी जो डकलिंग है और जो फादर स्वान है, यानी जो बत्तख है और बत्तख के बच्चे हैं, मतलब कि जो बत्तख है और बत्तख के बच्चे हैं वो किसको संकेतिक कर रहे हैं, कि मतलब किसका संकेत दे रहे हैं, तो किसका, अन्य एंड मिस्टर किसिंग का, यानी चिल्ड्रन एंड पेरेंट का। यहाँ पे आप बोल सकते हैं चिल्ड्रन और पेरेंट का, लेकिन जो चैप्टर है उसके हिसाब से आप बताएंगे तो अन्य एंड मिस्टर किसिंग को ये संकेत कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में, मतलब कि वो उन्हीं की वजह से ऐसा लिखा गया है। अब देखिए मिस्टर किसिंग हैड एंगेज्ड अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज ही हेटेड हर। जो मिस्टर किसिंग थे वो अन्य को ज़्यादा होमवर्क क्यों देते थे, क्योंकि वो उससे नफरत करते थे, या अन्य वाज पुअर इन द मैथ, क्या अन्य मैथ में कमज़ोर थी, कि अन्य हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, कि अन्य उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि अन्य टॉक्ड टू मच इन द क्लास, यानी जो अन्य फ्रैंक थी वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, जो अन्य फ्रैंक थी वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसीलिए उसको क्या क्या मतलब कि उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, ज़्यादा काम देते थे। देखिए 11वां से 13वां क्वेश्चन आपका फिर यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब कि ये क्वेश्चन आपको बुक के क्वेश्चन हैं, जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पास्ड ईयर इन जेल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मंडेला थे उन्होंने कितने साल तक जेल को गुजारा था, यानी कि मंडेला पास्ड 27 ईयर इन जेल, यानी जो मंडेला हैं वो 27 ईयर में जेल में क्या क्या थे, गुजारे थे, यानी 27 आपको पता होना चाहिए, तो आपको रटने वाली चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मंडेला पास्ड 27 ईयर इन जेल, यानी मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे थे। अब दिया है कि मासाहिर इज़ अ फाउंड इन कुर्ग। तो देखिए मासाहिर इज़ अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाइंड इन द कुर्ग। ये आपको जब कुर्ग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मासाहिर क्या है। मासाहिर इज द लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन द कुर्ग, जो कि कुर्ग में पाया जाता है। ओके, अब देखिए 13वां है आपका कि द बस कंडक्टर वाज अ मैन। जो बस कंडक्टर था, जो बस कंडक्टर यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो बस का कंडक्टर था, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि द मैडम राइड्स बस। जो मैडम बस की यात्रा करती है, एक लड़की होती है छोटी सी, वो बस की यात्रा करती है, तो उसके बारे में दिया गया है कि जो उस बस का कंडक्टर था वो कैसा था, क्या वो रूड था यानी कि गुस्सा वाला था, कि मजाकिया था, जोली, कि सेल्फिश था, कि स्ट्रेंथ था। तो जो जोली है ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि जो बस का कंडक्टर था वो कैसा था, मजाकिया टाइप का था। अब देखिए 14 से 15 यहाँ से स्टार्ट होता है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप स्टोरिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यानी कि ये आपका ये अमांडा एक चैप्टर है जिसमें आपको एक पोयम है, वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए पोयम आप जानते हैं कि आपकी किताब से, लेकिन क्वेश्चन देखिए इसमें का कि हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। यानी कि इस जो कविता में है, जो इन शब्दों को बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, क्या अमांडा खुद बोल रही है, कि हर पेरेंट, की हर फ्रेंड, की हर नाइबर्स। तो मैं आपको बता दूं कि उसके माता पिता बोल रहे हैं कि जो अमांडा की गंदी हरकतें हैं उसमें सुधार हो जाए, यानी कि उसके जो माता पिता हैं, हर पेरेंट है, वे क्या कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन, कौन है, तो हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स क्या इसका राइट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक बिकॉज। यानी कि जो स्पीकर है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। यानी कि जो स्पीकर है वो ऐसा क्यों बोल रहा है,
कि अमांडा अपने मतलब कि शोल्डर्स को मत उचकाओ, और अमांडा मतलब कि जो लाइंस थी अपने दांतों से अपने नाखून को मत काटो। ये सब बातें वो क्यों बोल रहा है, क्या क्या चाह रहा है वो, कि अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, कि अमांडा रिमेन्स अनटिडी, कि इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर। यानी जो सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। यानी कि जो निर्देश हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो अमांडा को और बेहतर कर सकते हैं, उसके व्यवहार में और सुधार ला सकते हैं। इसीलिए कोई ऐसा तो है होगा नहीं कि वो अनरूली गर्ल भी नहीं है, अमांडा रिमेन्स अनटिडी भी नहीं है, और ही वांट टू स्कोल्ड, यानी कि कोई उसे डांटना भी नहीं चाहता है। क्यों डांटते हैं लोग, ताकि उसके चाल चलन में सुधार हो, ताकि वो और भी अच्छा हो सके, उसी के लिए लोग उसे डांट रहे हैं। जैसे आपको आपके टीचर्स डांटते हैं आपकी भलाई के लिए। ओके, अब देखिए 16 से 20 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि इट वाज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, यानी कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रख लिए थे। अभी इसको इसका मीन मत समझिए आप, बस इसका मतलब समझिए ऐसे कि जैसे कि एक चैप्टर है आप लोग का द मिस्टर पंफरे वाला, जिसमें एक कुत्ता होता है जो जिसके इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास जाती हैं, और डॉक्टर उस कुत्ते को कई दिन तक रखता है। क्यों रखता है उसको, कि मिस्टर पंफरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, क्योंकि मिस्टर पंफरे ट्रिकी को फिर से नहीं चाहती थी, कि ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, कि ट्रिकी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा था उसके लिए, कि ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग, कि ट्रिकी बहुत फास्ट रिकवर नहीं हो रहा था उसके लिए, कि मिस्टर पंफरे सेंट अ लॉट ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, यानी कि जो मिस्टर पंफरे थी वो क्या करती थी, बहुत सारा क्या करती थी, ईटेबल्स भेजती थी। यानी कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, बहुत सारा वाइन वगैरह जो भेजती थी डॉक्टर के लिए, तो उससे वो क्या करता था, डॉक्टर इंजॉय करता था, यानी कि डॉक्टर मज़े करते थे। तो वो चाहते नहीं थे कि जो कुत्ता है वो जल्दी से घर जाए, यानी अपने मालकिन के पास जाए, क्योंकि मालकिन कुत्ते का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसीलिए वो डॉक्टर को बहुत सारा चीज़ें भेजा करती थी कुत्ते के लिए और उनके लिए भी। ओके, देखिए अनिल सिंह एंड टाट हरी सिंह 2। अब देखिए अब जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनिल सिंह टाट हरी सिंह, अनिल सिंह क्या सिखाता था हरी सिंह को, तो क्या क्या सिखाता था, कुक एंड एड नंबर की राइट, की कुक एंड राइट एंड एड नंबर्स की कुक एंड राइट। अनिल सिंह क्या सिखाता था, कुक एंड राइट, यानी कि खाना बनाना और लिखना सिखाता था। 18वां है कि द बुक गिफ्टेड बाई इब्रिट बाई मदर वाज, द बुक गिफ्टेड टू इब्रिट बाई मदर वाज, जो बुक था वो गिफ्टेड किया गया था इब्रिट को उसके मदर, द बुक गिफ्टेड टू इब्रिट बाई हिज मदर, यानी कि उनके माता के द्वारा इब्रिट को बुक गिफ्ट किया गया था। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई पे, कि द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई पे, कि द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाई पे, कि द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स पे। देखिए जब आप ये पढ़ेंगे, मतलब उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर जो आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किस पे जो इब्रिट की माँ थी उसको गिफ्ट दी थी, उसको बुक गिफ्ट दी थी किस पे। ओके, उनके माता के द्वारा इब्रिट को क्या गिफ्ट दिया गया था, द बुक। तो कौन सा बुक दिया गया था उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 19वां क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, और ये मटिल्डा के बारे में है कि मटिल्डा के बारे में कौन सा है जो वाक्य वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। क्या मटिल्डा रिच थी, ब्यूटीफुल थी, फैशनेबल थी, कि मटिल्डा फैशनेबल थी, कि एम्बिटियस थी, कि मिडिल क्लास थी, कि एम्बिटियस मिडिल क्लास और सेटिस्फाई थी, कि रिच डिससेटिस्फाइड और एम्बिटियस। ये चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है कि कौन सा इसमें सही है। ये नेकलेस वाले चैप्टर से, तो ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेंगे इनके आंसर्स। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा जाता था, किस लिए, कि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, कि हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, कि एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, कि इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। क्यों भेजा जाता था, क्योंकि हर फादर फेल्ट टू कंपेल्ड टू डू सो। ओके, अब देखिए ये नहीं, उसकी माता भी नहीं चाहती थी कि वो पढ़े लिखे, और एवरी बॉडी यानी कोई और भी नहीं कहता था कि अपनी बेटी क्या कीजिए, स्कूल में भेजिए। इट वॉज नेसेसरी फॉर मैरिज, उसके विवाह के लिए भी ये जरूरी नहीं था, उसके पापा की मजबूरी थी, क्योंकि वो एक कर्मचारी थे इसीलिए उसको स्कूल भेजते थे। यानी कि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। अब देखिए इसी के साथ आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गए, और किसी दिन मैं आप लोगों को ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैं आप लोगों को करा दूंगा, आप लोग टेंशन न लें। मैं आप लोगों को ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह करा दूंगा और बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो को स्टार्ट किए हुए, और जो इसकी रे निकलती है लाइट की, जैसे मोबाइल से मैं वीडियो शूट करता हूँ तो इसकी रे निकलती है वो दिमाग को मतलब कि आधा ही कर देती है, जो समझाने का मूड रहता है वो कुछ कम हो जाता है, यानी कि खुद ही समझने में भी टाइम लगने लगता है।
अब इतनी सारी किरणें आंखों पे लगने लगती है और इस समय थोड़ा सा शोरगुल का समय है, तो मैं आप लोगों को बाद में पूरे वीडियो में कवर करूंगा पूरे क्वेश्चंस को। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।